अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बहुत ही उदास है, लेकिन अब्दुल्ला की उदासी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बता दूं कि वो जो हम बता रहे थे ना आपको पिछले हफ्ते कि हमारी जी गर्मियाँ आ गई हैं, कराची में मौसम जो है वो ठंड का खत्म हो गया, हल्के पंखे चलना शुरू हो गए सब थे, कुछ वो सारा कुछ हो चुका था। अब वो सब रिवर्स हो गया बिकॉज एकदम से ठंड भी हो गई है। और इनफैक्ट लोएस्ट टेम्परेचर जो कराची का रिकॉर्ड किया गया है वो 9 था, तो सिंगल डिजिट टेम्परेचर भी हुआ है। और सुबह तो बल्कि पूरे वीकेंड ही हवाएं चल रही थी। इट वाज ब्यूटीफुल बट टुडे इट्स आई थिंक अ लिटिल चिली आल्सो। इट वाज चिली यस्टरडे एज वेल। सो यख बस्ता हवाओं का राज है 2-3 रोज से कराची में। और वो जो रजाइयाँ, वो मोटे मोटे कंबल जो हमने उठा कर रख दिए थे कि शायद अब इनकी ज़रूरत ना पड़े और बस इतनी ही सर्दी थी, ख़त्म हो गई, वो दोबारा निकालने पड़ गए हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सिटी कि यहाँ हर हफ्ते ऐसा लगता है कि मौसम बदल रहा है। इनफैक्ट सुबह, दोपहर, शाम और रात के औकात में भी ऐसा लग रहा है कि हम डिफरेंट मौसमों में जी रहे हैं। इन्हीं महीनों की बात हो रही है, समर में वो थ्रू आउट गर्म ही होता है। हाँ, लेकिन रात थोड़ी बेहतर हो जाती है। अच्छा जी, काफ़ी इस पे बात हो रही है सोशल मीडिया पे, जहाँ हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने की बात करते हैं, जहाँ हम दुनिया के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने की बात करते हैं, जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये कनेक्टिविटी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपको बताना ये है कि अब मज़ीद अगर आप 100 रुपये का कार्ड डालते हैं तो अगर इस पर पहले 74 रुपये आते थे तो अब 72 रुपये आएंगे या इससे भी कम। अपेरेंटली वो तो मामला एक तरफ है क्योंकि वहाँ भी 5% वैट बढ़ाया गया है और ओवरऑल वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स परसेंटेजेस है कनेक्टिविटी पे इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन दिस रीजन पर्टिकुलरली। लेकिन अदरवाइज ये जो महंगे फ़ोन्स हैं, जिसको हुकूमत कहती है कि भाई ये लग्जरी हैं, iPhone 7 या 7 प्लस या 8 या 8 प्लस, These are almost obsolete phones। अगर इस पे भी 36,000, 49,000 और 69,000 टैक्सेस हैं। इन पे क्या अगर किसी ने नया सेट खरीदा हुआ iPhone 8 का, तो उसको PTA पे रजिस्टर कराने के लिए ऑलमोस्ट 49,118 रुपीस देने पड़ेंगे। मतलब अभी पिछले साल तक हम 20,000 रुपए, तो आप 35, 37 जो 37 पे आप पासपोर्ट के साथ करा रहे थे, अब वो आप 57, 58 पे कराएंगे ऑलमोस्ट जाके। सो 20,000 रुपए का इजाफा किया गया है सारे सूरत हाल में पर फोन। बेसिकली तो बात इससे ये होती है और आपको अब्दुल्ला के गमों गुस्से। एंड इफ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट, हुमा मैं आपको बताऊं कितना 74-73,000 रुपए ऑलमोस्ट आपको। इफ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट iPhone 13 लेने के लिए। सो ठीक है, दिस इज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, बहुत सारे लोग, बच्चे पर्टिकुलरली, स्टूडेंट्स आउट देयर, यंग प्रोफेशनल्स, दे लाइक टू हैव अ नाइस फोन एंड वो अपनी सेविंग्स करते हैं, कमेटियां डालते हैं, बड़ा कुछ करते हैं फोन खरीदने के लिए। आई एम डाउटिंग, ऑफ कोर्स अगर चाहिए होगा तो यही सब कुछ करते होते होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इट्स टू एक्सपेंसिव। कम ऑन, हम तो यहाँ बैठ के लिटरली ये भी नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स भी ले रहे होंगे। आपको पता है ना आजकल इन्फ्लुएंसर्स होने का जमाना है, टिकटॉक का जमाना है, मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दैट डिवाइस, तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि आप उस डिवाइस को अपग्रेड करें। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं उनके लिए तो मैं आई वुडंट इवन recommend it to the students. It's too much money. It is indeed too much money. ज़ाया है। लेकिन अब तो बहुत ही too much हो गया ना, अब तो too much से भी ज़्यादा बात हो गई है। अब तो बिल्कुल ही, अब तो जो लोग कभी सोच भी रहे थे, जैसे कि मैं भी सोच ही रहा था कि कभी बदल लूंगा। हाँ, अब हम आए उस बात पे जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी। गम और गुस्सा ही इधर ये था ना कि सोचा जा रहा था, बल्कि पिछले हफ्ते से मुझे बताया जा रहा था कि आई एम गोइंग टू चेंज माय फोन, और अब मैं 13 एंड आई एम वेरी रिलक्टेंट। आई एम लाइक भाई एक चीज़ जो आ गई वो आ गई, लेकिन अब लगता है कि उधर भी वही सेट अब बस वही रहेगा, वो जो पड़ा हुआ है। अच्छा तो हो गया। अब ये बातें हैं और भी बहुत सी बातें हैं। बाय द वे, कोविड की सिचुएशन जो है वो अभी बहुत मैं क्या कहूँगी बेहतरी की, नहीं मतलब वो मेरे कान में पूछे कि कमेटी निकले, मैंने कहा नहीं अभी कमेटी नहीं निकली है, निकलने था तो ये फजूल खर्ची का इरादा था जो कि अब तर्क कर दिया गया है। हम सारों की एक कमेटी भी डलती है। अच्छा, बहुत सी बातें होगी, शुरू करते हैं ताकि फिर कोविड की भी हम बात कर सके कि हाउ थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। मतलब इस गाने की पहली झलक टिकटॉक पे रिलीज की गई है। सो 2022 is going to be the year of TikTok. अगर आप कभी इसको मायूब समझते थे तो I think it's time to upgrade yourself. This is going to be the year to explore TikTok for all those who haven't yet explored it. और मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, एक्सेप्ट मैं ये सारी बात आपकी सुनते हुए सोच रही थी आई एम स्टिल नॉट ऑन टिकटॉक। तो आपके कहने का मतलब है कि हमें टिकटॉक पे भी आ जाना चाहिए? 100% हर एक को आना चाहिए, जियो न्यूज़ को आना चाहिए, जियो पाकिस्तान को आना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ द मोस्ट वास्ट यूज़र बेस
on any social media platform available around us. So basically TikTok is not going anywhere. It is not going anywhere. समझ ही लिया जाए तो बेहतर है। और बड़ी अच्छी आपने बात की है, because I still don't have an account, although मैं देखा है मैंने TikTok वगैरह, लेकिन एक बना लेना चाहिए। Let's see what the response is. अच्छा जी, coming back to COVID और ज़रा सीरियस बातों की पहले बात कर लेते हैं। कोरोना की 5वीं लहर थमने का नाम नहीं ले रही और मुल्क भर में मुस्बत केसेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट उनकी परसेंटेज जो है वो मज़ीद बढ़ रही है, 13% तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता हफ्ते तक 4 शहरों में शरह जो थी वो 10% से ज़्यादा थी और अब 8 शहर जो हैं वो 10% से ऊपर चले गए। ये सूरत हाल है और NCOC के इक़दाम का कोरोना की सेहत पर ऐसा लग रहा है कि कोई असर पड़ नहीं रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची में शरह 37.23% रिकॉर्ड की गई है। और आपको पता है ये फैक्ट है कि जब मंडे होता है ना तो फिर ज़रा कम परसेंटेज ही सामने आती है। ट्यूसडे वेंसडे तक सूरत हाल क्लियर होना शुरू होती है। इंतज़ामिया ने ज़िला जनूबी के 3 सब डिविजन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है, जिसमें गार्डन, सदर और सिविल लाइन के इलाके शामिल हैं। रावलपिंडी में 17.36, 17.36, पेशावर में 26.43, इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट 13%, लाहौर में 15% रही है। ये सूरत हाल, ये शरह 24 घंटों में कोरोना से 8 मरीज इंतकाल भी कर गए हैं और दुनिया भर में टेस्टिंग की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान का 165वां नंबर है। इसलिए दीजिए क्योंकि हम बहुत अरसे से ये कह रहे हैं, हमारे फिगर्स बड़े अलार्मिंग हैं और इतने अलार्मिंग फिगर्स एक छोटा सा सैंपल ऑफ द सोसाइटी पे भी हम कायम कर लेते हैं कि जी ये फिगर्स जा रहे हैं। अंदाज़ा करें अगर हम ज़्यादा टेस्टिंग करें तो हमारे पास कितना एक्यूरेट नंबर आए, बिकॉज कम टेस्टिंग में भी अलार्म बेल्स आर रिंगिंग। तो ज़्यादा पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कुछ शादियाँ हो रही हैं बड़ी बड़ी गैदरिंग्स के साथ। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर क्या तरीका है कि आप लोगों को ये भी कह दें कि भाई कोरोना है, नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े फंक्शंस और अपने पैसे भी 2-4 बचाएं। मतलब क्या हो रहा है? कह रही थी मौका, सुनहरा मौका था ये कि आप सस्ते में शादियां करके आगे चलें। 100-125 बंदे को बुलाएं, निपटाएं अपना काम, मतलब जिंदगी में आगे बढ़ें। अब ये भी आपको बताना यह है कि 42% शरह के बावजूद कराची में जो ओवर द वीकेंड थी 42% या इससे ज्यादा भी, फ्राइडे के तो हमने 47 ऑलमोस्ट रिपोर्ट की थी। अब तक टेस्टों की तादाद 7000 से ना बढ़ सकी है। सबसे बुनियादी वजह महंगे टेस्ट हैं और हुकूमती मराकज़ में तो कोरोना फ्री हैं ये टेस्ट, लेकिन प्राइवेट लैब्स में 2 साल पहले कोरोना वबा के सामने आने के बाद जो टेस्ट की कीमत थी आज भी आवाम से वही वसूल की जा रही है। और इसका हम कितना वावेला कर चुके हैं और इसकी बाकायदा एक तहकीकाती रिपोर्ट भी ओवर द वीकेंड जियो न्यूज़ ने पेश की है कि एक्चुअल लागत क्या आती है इन टेस्टों पर और ये पैसे कितने बटोरे जाते हैं। सो सर्टनली बीमारी से मुतासर हर शख्स तो ये टेस्ट नहीं करा सकता। बाज़ लोगों की हालत इतनी बुरी होती है कि वो सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने के बजाय घर पे रहने को तरजीह करते हैं। लॉट ऑफ द पीपल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े वाइट कॉलर लोग भी हैं जो कि उनको पता है कि ये ज़ाया ही है उनके लिए पैसे। जब आप फील करते हैं कि जी खांसी जुकाम ये सारे सिम्टम्स हो गए, वो आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, घर में टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा अच्छी बात है, आइसोलेट तो आप कर लें, लेकिन वो फिगर्स की जब हम बात करते हैं ना, वो कभी भी हमें प्रॉपर फिगर्स नहीं मिलेंगे जब तक लोग अपने आप को भी टेस्ट नहीं कराएंगे। अब्दुल्ला, 42% इन कराची की बात करें ओवर द वीकेंड तो रहा, लेकिन एज वी स्पीक राइट नाउ आपको पता है कि हम एन उस वक्त का आपको अहवाल दे रहे होते हैं जो कि हो रहा होता है। सो राइट नाउ इट्स 37%, तो 40 से कम है। 37% पॉजिटिविटी रेट है इन कराची एज वी स्पीक। सो हम बहुत सी चीज़ों पे बात करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली ये जो टेस्टों के ज़ुमरे में बेतहाशा पैसे बटोरे जा रहे हैं आवाम से और ये 6,500-7 हज़ार वाला सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब तीसरा साल है इस बीमारी के आए हुए। आपको डेंगू की सूरत हाल याद है, हम उससे चलें कंपेयर नहीं करते। हम नहीं कहते आप 100 रुपये के टेस्ट कर दें, जो आपकी लागत आ रही है उससे 300, 400, 500 रुपये ऊपर ले लें। मतलब बास टेस्टों पर 1500 लागत आ रही है, बास पे 500, बास पे 2000, 2500, इससे ज़्यादा किसी पे नहीं आ रही। मगर बटोरे कितने जा रहे हैं? 8-8, 7-7, 6,500 हज़ार। अच्छा, डॉक्टर नौशीन हामिद इज़ विद अस और चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट हम ये इशू जो है डिस्कस कर रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं डॉक्टर नौशीन हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का टेस्टिंग में इस वक्त दुनिया में 165th नंबर है, मतलब बहुत ही हमारी लो टेस्टिंग है। तो ज़्यादा टेस्टिंग ना होने की वजह से मरीजों की सही तादाद सामने नहीं आ पाती। अभी हम यही बात कर रहे हैं, हुकूमत टेस्टिंग बढ़ाने के लिए इकदाम क्या कुछ कर रही है? कुछ और फैसिलिटीज़ हो, कुछ ज़्यादा बड़ा सैंपल ऑफ सोसाइटी, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हम ये तयन करें कि हमारी पॉजिटिविटी रेट क्या है? जी बिल्कुल, देखें, एक तो टेस्टिंग जो है वो डिमांड के ऊपर है। जितने लोग टेस्टिंग के लिए सामने आते हैं, जो हॉस्पिटल्स तक पहुंचते हैं, उनमें से किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं किया जाता, उन सबकी टेस्टिंग हो रही है।
मगर इस वक्त चूँकि अब लोग कुछ इससे यूज्ड टू भी हो गए हैं और चूँकि ओमिक्रॉन के सिम्टम्स कंपैरेटिवली माइल्ड हैं, इसमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ जो है वो कम है, इसलिए ज़्यादा लोग जो है वो टेस्टिंग के लिए नहीं आ रहे, वो खुद ही से अपने आप को घर पे आइसोलेट कर रहे हैं और अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स हैं। मगर इसके साथ-साथ हुकूमत ने जो है वो रैपिड टेस्टिंग किट्स जो हैं वो होम टेस्टिंग किट्स की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर कर रही है, जो कि बहुत कम कीमत पे फार्मेसीज़ पे अवेलेबल होगी और ऑलरेडी है भी, और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी होम टेस्टिंग भी कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ती भी है और वो कन्वीनियंट भी है। तो इस वक्त मैं समझती हूँ चूँकि ओमिक्रॉन जो कि फैल तेज़ी से रहा है, केसेस की तादाद ज़्यादा है, मगर चूँकि सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम है, इसलिए ज़्यादा लोग टेस्टिंग के लिए सामने नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब, वंडर वो टेस्टिंग किट्स, होम टेस्टिंग किट्स जिसका आप तस्करा कर रही थी, पहले 1100 फिर 1500, अब लेटेस्ट वो 3-3,500 रुपये में भी बेची जा रही हैं, बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, मजबूरी है क्योंकि 6,500 या 7,000 से तो फिर भी आधी कीमत लगती है उन्हें। डॉक्टर साहब, यही मुद्दा हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2 साल पहले कोरोना वबा आई, जिन कीमत पे, जिन पैसों पर टेस्ट हो रहा था, आज भी उसी कीमत पे हो रहा है। हज़ारों रुपए खर्च करके, ठीक है सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन इवन बहुत से लोग हैं जो प्राइवेटली प्रेफर करते हैं, उनके बस की बात नहीं है। इस पर आप लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? क्यों थोड़ा सा रेगुलेट करने की इनको जहमत नहीं की जा रही अब तक? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितनी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ये टेस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। प्राइवेट लैब्स जो हैं वो ज़रूर चार्ज कर रही हैं, मगर लोगों को प्राइवेट लैब्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग है और जो कोई भी वहाँ जा रहा है, मैं आपको NIH इस्लामाबाद की मिसाल देती हूँ कि वहाँ पे रोज़ाना 3 से 4 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। पहले एक शर्त थी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पे जाने की कि आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती थी, जिस पे लिखा होता था कि ये टेस्ट रिक्वायर्ड है, पर अभी रिसेंटली NCOC ने ये रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म कर दी है। अब कोई भी किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी पे आप वॉक इन करें और आप उनको जाके कहें कि मैंने कोविड टेस्ट कराना है, तो वो फौरी तौर पे जो है वो टेस्ट हो रहा है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है, आप लोग गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ पे जाएं, वहाँ पे आपको ये टेस्टिंग बिल्कुल फ्री मिलेगी और हर किसी को मिलेगी। अच्छा, यानी तो पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाजमी थी, अब ऑब्वियसली लोग जब फील करें तो वो करवा लें। वैसे एक्चुअली पहले भी करवा ही रहे थे, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन का इंतज़ार तो नहीं हो रहा था। फाइनली डॉक्टर साहिबा ये भी बता दें कि हुकूमत ऑब्वियसली रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना का डेटा तो जारी करती है, तो डेटा को देखते हुए आपको क्या ये अंदाज़ा है कि 5वीं लहर जो है, ये 5th वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पीक कब तक करेगी? तो क्या पीक हो चुका है या अभी पीक आना है? देखिए जी, अभी तक हम लोगों ने जो साउथ अफ्रीका जहाँ ये सबसे पहले आया था और UK वगैरह का जो डेटा देखा है, तो उसके ये है कि 4 से 6 हफ्ते इसके स्टार्ट होने के बाद से इसमें पीक आती है और उसके बाद फिर केसेस ग्रेजुअली नीचे जाते हैं। तो कराची में चूँकि ये पहले शुरू हुआ था 2 हफ्ते बाकी शहरों के मुकाबले में, वहाँ पर पहले राइज शुरू हुआ था, तो हमें उम्मीद है कि फरवरी के मिडल तक जो है कराची में इसके केसेस नीचे आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद चूँकि लाहौर और दूसरे शहरों में, इस्लामाबाद में उसके कोई 1-1.5 हफ्ते के बाद पीक आई थी, तो उसके फिर 2 हफ्ते के अंदर बाकी शहरों में भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आपने वक्त दिया, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप लोग क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर जो हज़ारों रुपए आवाम की जेब से इंटरा है, बटोर रहा है टेस्टों की मद में, लेकिन इसका सर्टनली आपकी तरफ से हमें कोई जवाब, रिस्पॉन्स नहीं मिला। सरकारी अस्पतालों में सर्टनली ये टेस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम यहाँ रीइटरेट कर दें, अगर आपको ज़रूरत है तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल का रुख कर सकते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो माफिया, अब तो सूरत हाल ये माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया, ये मामला, ये जो टेस्टों की मद में प्राइवेटली 6,500, 7,500, 8,000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं, इसका कुछ करने की अशद ज़रूरत है क्योंकि इनकी लागत 500, 1500, 2,000-2,500 से ज़्यादा नहीं है। नहीं है, इतनी अर्नेस्ट प्ली का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा बिकॉज जब भी कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, इमरजेंसी टाइप सिचुएशन होती है, टेंशन होती है, तो ये इस किस्म की हरकतें होना मतलब 2.5 साल तो अब हो गए ना ऑलमोस्ट, अब तक तो कुछ हो जाना चाहिए था। पहला साल समझ आता है, उसके बाद 6 महीने समझ आता है। अब जब सूरत हाल
इट इज़ अ न्यू नॉर्मल, अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो अब तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान को कुछ कर लेना चाहिए इस सिलसिले में, इस ज़मीन में। होल्ड माय ब्रेथ फॉर इट बिकॉज आई डाउट कि ये होने वाला है, ऑल्दो ऑब्वियसली बड़ी पैशनेटली आपने ये बात की और ये होना चाहिए। तब बहुत अरसा पहले हम तो वो लोग हैं जो कि जब ये सारा वबा स्टार्ट हुई थी और एकदम से रियलाइजेशन हुई पहली बार आवाम को कि जी मास्क भी पहनना है, तो मास्क की कीमतें आपको याद है कि क्या हो चुकी थी? बिल्कुल याद है। वी डू दैट, एवरीबडी डज दैट, सिर्फ हम ही नहीं है, हर मुल्क। और ये रैपिड टेस्टिंग किस्तों की जिसकी बात कर रही थी डॉक्टर साहिबा, वो भी अब ये 3-3,500 4 रुपए में किट अवेलेबल है, जो पहले 500 और इसकी लागत लिटरली 500 आती है। तो फिर लिहाजा कि क्यों फिर हम ये कंप्लेन कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वी वुड लव इट आउट ऑफ द ब्लू अगर टेस्टिंग की प्राइसेस नीचे आ जाएं, लेकिन लेट अस नॉट फॉरगेट दैट टाइम जब सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए थे, मास्क अफोर्डेबल नहीं रहे थे, मतलब कि अब आप कह रहे हैं होम टेस्टिंग किट्स जो है 3-3 हज़ार तक, ये सब होना है। मैं तो कहती हूँ वो कह रहे हैं ना लोग, जब उनको जुकाम खांसी हो खुद ही आइसोलेट कर लो, बेस्ट चीज़ वो है। फर्श साफ करने वाला, जमीन साफ करने, पोछे लगाने वाला, टाकी लगाने वाले लिक्विड नायाब हो गए थे, वो नहीं मिलते थे, उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई थी, एक एक शीशी कितने में बिक रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा था भाई, मतलब क्या शेल्फों के पीछे से लोग छुपाए होता था, वो निकाल के देते। अच्छा, एक ये सारी चीजें हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल कर ली ना, हो गया सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, ये एक चीज़ है। मैं कहता हूँ कि चलें आप बीमार हैं, मगर ये इवन आपने ट्रैवल भी करना हो तो आपका कितना ये बिला वजह का बेतुका खर्चा है, और इसको कुछ कम होना चाहिए, सर्टेनली इस पे कुछ देखना चाहिए। भूल जाए सब कुछ। अब इक़दामात की बात हो रही है तो आए अभी आपके सामने एक एग्जांपल आपको देते हैं कि न्यूजीलैंड की जी वज़ीर आज़म, जिनके हम बड़े फ़ैन हैं, जेसिंडा आर्डन उनका नाम है, वो हमेशा ही अपने अमली इक़दामात और पॉलिसीज़ की वजह से शोहरत में रहती हैं, और इस बार भी जेसिंडा आर्डन ने कोरोना की नई लहर की वजह से अपनी शादी की जो पार्टी थी, जो फंक्शन था, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अंदाजा करो, यहाँ तो बोरिस जॉनसन को बताया इन्होंने ये सारा? बोरिस जॉनसन ने तो अपनी शादी की पार्टी पूरी की थी ना, दुनिया को बुलाया था। इन्होंने कहा जी मैं अभी जो मेरा फंक्शन है शादी का, उसको मैं पोस्टपोन कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो 5th पीक जो है वो पूरी दुनिया में आई हुई है। I mean, मैं इसके बारे में अब क्या हम इस पे बात करें कि यहाँ हम कर्टेल कर रहे हैं, शादियों को कर्टेल करके 300 ये इजाज़त है। अब आप पहले 3-3 हज़ार तक बात थी, अब इसको रोक के कहा जा रहा है जी 300 से ज़्यादा ना बुलाएं, विच स्टिल इज़ अ वेरी बिग नंबर। और यहाँ ये खातून हैं जो कि चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, बट शी सेज कि नहीं, एक्चुअली आई एम गोइंग टू सेट एन एग्जांपल और मैं नहीं करूँगी। हाँ, और बोरिस जॉनसन के लिए भी एक एग्जांपल सेट किया इन्होंने, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है ना, कोरोना शदीद कोरोना लॉकडाउन यूके में तो बहुत ही बुरा हाल था। हाँ, लेकिन आपको पता है ना उसकी वजह से इनकी प्रीमियरशिप भी थोड़ी सी डामाडोल हो रही थी, और अभी भी वैसे कुछ खास पता नहीं है कि क्या होना है, क्योंकि बड़ा ही एक गुस्सा भी है वहाँ यूके में, एक ब्रिटेन की पब्लिक में भी, कि भाई जहाँ हमें रोका जा रहा था वहाँ खुद ये पार्टी कर रहे हैं। अच्छा जी, इससे पहले भी आपको पता है ना, हमने इस बात का तस्करा किया था और वो ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग वाली बात की थी, और हमें हैरानी हुई थी कि 74-75 साल लग गए पाकिस्तान को इस लम्हे को अचीव करने में, इस बात तक पहुँचने में कि सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज, पहले तो इस बात को ये हज़म कर लें कि सुप्रीम कोर्ट की ये पहली खातून जज होंगी एक ऐसे मुल्क में जहां ख़वातीन बड़े अरसे से मुख्तलिफ शोबाजात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। 50% से ज़्यादा आबादी है, लेकिन फिर भी It took us 75 years. जस्टिस आयशा मलिक अपने ओहदे का हलफ उन्होंने उठा लिया है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद जस्टिस आयशा मलिक से बतौर सुप्रीम कोर्ट जज उन्होंने हलफ लिया। जस्टिस आयशा पाकिस्तान की तारीख में, जिस तरह हम अभी आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली पहली खातून है। इस पर डेफिनेटली यू आर राइट, एक पॉज बनता है, बिकॉज बड़ी कोई अनबिलीवेबल बात है, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस भी रखती है ये बात। जुडिशल कमीशन ने 6 जनवरी को, आपको याद दिला दें, जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की सिफारिश की थी, और जुडिशल कमीशन की सिफारिश के बाद पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने तैनाती की हतमी मंजूरी दी, एंड हियर शी इज़ नाउ। सो ये मनाज़र हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इनसे हलफ लिया, और नाउ शी इज़ द जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो कंग्रेचुलेशंस टू जस्टिस आयशा मलिक, एंड नॉट ओनली टू जस्टिस आयशा मलिक, बल्कि मुबारक हो उन तमाम ख़वातीन को इस मुल्क की जो यहाँ तक पहुँचने के ख्वाब देखती हैं और इरादा रखती हैं। सो इट इज़ सो पॉसिबल एंड डूएबल। ऑब्वियसली चैलेंजेस तो हमें नज़र आ ही रहे हैं, और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जस्टिस आयशा मलिक की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 2031 तक है। So she is going to be there for a while. 2031 तक।
अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और कल आपने भी वो टेलीफोनिक लाइव कॉल सेशन सुना और उसमें वज़ीर आज़म से बड़े खुल के लोगों ने सवालात भी किए और वज़ीर आज़म ने भी खुल के बातें की। बट इट्स प्रॉब्ली द 4th ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी द इलेक्शन ईयर। बट ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ तब्दील हुआ नहीं, एज़ इन कुछ अरसे पहले या कुछ सालों पहले की तकरीरें देख लेते और कल का खिताब देखते तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज शायद महसूस ना होता। वैसे पीपल हु मिस्ड इट, इट वाज अ संडे आफ्टर ऑल, सम पीपल मिस्ड इट, तो उनके लिए मैं एक जिस्ट दे देती हूँ और आपको बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ तहरीक इंसाफ की सियासी लड़ाई में शिद्दत आती जा रही है और लगता है कि पीटीआई की सियासत इस वक्त सिर्फ नून लीग के गिर्द घूम रही है और नज़र आ रहा है कि पीटीआई आज भी अपना असल हरीफ जो है वो नून लीग ही को समझती है, क्योंकि जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कल वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू के सेशन में भी उन्होंने नवाज शरीफ को निशाने पर रखा और वो कभी नहीं भूलते, ये तो कल भी ना भूले। तो उन्होंने जी मियां साहब को ललकारा और कहा कि कल के बजाय आज आ जाओ पाकिस्तान। सुने क्या कहा। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा। उसको पैसे से प्यार है। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी वो पैसे को गंवाना नहीं चाहता। वो वहां बैठा रहेगा। हाँ जी आज डील हो गई, कल डील हो गई, परसों डील हो गई, यहां से शोषित छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। ये वो लोग हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। बरतानिया की रॉयल फैमिली इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती। कोई बेंटली में फिर रहा है, कोई रोल्स रॉयस में फिर रहा है। किधर से आया पैसा? अरे हाँ हम जी पाकिस्तान आएंगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूं आप पाकिस्तान आए। प्लीज पाकिस्तान आ जाएं। प्लीज़ पाकिस्तान आ जाएं। तो आई गेस ये प्ली पहुंच गई होगी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत की कामयाबियों को लेकर बड़े पुरएतमाद भी दिखाई दिए। अपने वोटर्स को यकीन दिलाया कि मुल्क पर अगले 5 साल भी पीटीआई हुकूमत करेगी और अगर नहीं करेगी तो फिर क्या करेंगे वो भी उन्होंने वैसे ट्रेलर दिया था। और साथ ही किसी का नाम लिए बगैर आप कहकर मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर वो हुकूमत से निकाले गए तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। अब सुन लें एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। अच्छा इसको ब्रेक डाउन करते हैं ज़रा इस बयान को। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अगर गवर्नमेंट से बाहर निकाला गया, उन्होंने कहा कि अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही, इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। नहीं उन्होंने कहा अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैंने दोबारा ऐसे सुना है अभी बाय द वे, ठीक है, तो मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। अब इस आप से उनकी क्या मुराद है? क्या वो अपोजिशन को ललकार रहे हैं? क्या वो कुछ और लोगों को मुखातिब करते हुए ये बात कह रहे हैं? और अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट से निकल गया और अगले इलेक्शन के नतीजे में वो निकल गए तो क्या वो मुल्क में अनरेस्ट की धमकी दे रहे हैं कि अगर वो अगले इलेक्शन के नतीजे में वो नहीं आ पाते दोबारा बरसरे इख्तिदार तो वो अगली हुकूमत को नहीं चलने देंगे? या 126 दिन अगर धरना दिया था तो 226 दिन देंगे? जो आ जाता कोशिश तो यही होती है ना कि अगले को जरा रोक के रखा जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई टफ इनकी कोई थ्रेट टाइप सीन नहीं था। बट आपको पता ही है कि पहले भी काफी कुछ कर चुके हैं, तो इस मर्तबा तो ऐसा लग रहा था कि और ज्यादा तैयार हैं इस बात को करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर द बेनिफिट ऑफ डाउट। आई थिंक वो जरा ज्यादा जोश में आ गए थे, बट कोई पॉइंटेड ऐसी कोई थ्रेट नहीं था। एनीवे जी आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से नून लीग की डील की खबरें जो हैं वो मीडिया में गर्दिश कर रही थी और इस खबर को हवा देने में ऑब्वियसली खुद पीटीआई वुज़रा जो हैं वो पेश थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी और 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के ऐलानात कर रखे हैं और हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें तो आपको पता है हो ही रही हैं। इमरान खान के जारहाना अंदाज का एक मतलब ये भी हो सकता है कि सियासत में भी वो डिफेंसिव के बजाय अटैकिंग हिकमत अमली को बेहतर समझते हैं। शायद अब्दुल्ला आपका वो जो एक था ना क्वेश्चन, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये कह रहे हैं कि अगर मैं हुकूमत से निकल गया, अगर अगले इलेक्शन के नतीजे में निकल जाते हैं तो फिर भी उन्होंने सॉर्ट ऑफ या अनरेस्ट की नहीं बात की कि मैं तो
हशर नशर कर दूंगा मैं तो। वैसे वो कहकर भी ये आए थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं निकल गया तब भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। You write to us and tell us what the Prime Minister thought, was thinking at that time, हमें आप ट्वीट करें। और I think everybody will agree कि महंगाई इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। बट वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मीडिया ज़्यादा महंगाई करता है। महंगाई वैसे तो बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर रही लोगों को। But I guess media management can't be the solution and answer to everything that is out there. So अगर महंगाई है तो मीडिया मैनेजमेंट से टैकल नहीं की जा सकती। अच्छा चले, क्या कहा खान साहब ने वो तो सुन लेना पहले। इस अफरा तफरी फैलाई हुई है, जो टीवी पे आता है जो तबाह हो गया मुल्क में ये हो गया, गुर्बत बढ़ गई। हमारे दौर में तो गुर्बत कम हुई है। तो आप अगर ये देखें, इनका शोर देखें तो लगता है कि मुल्क तबाह हो गया। मगर खान साहब अफरा तफरी फैलाई नहीं हुई है। एक्चुअली आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तनख्वाहदार तबका, मेरा ख्याल है कि इट वुड हैव बीन सो मच बेटर कि आपको थोड़ी सी रियलाइजेशन होती और आप थोड़ी एम्पैथी दिखा देते इसी गुफ्तगू में आवाम के साथ, जो कि आपने कुछ मौक़ों पर दिखाई भी। लेकिन लोगों के हालात बहुत मुश्किल हैं। आई वंडर कि आपको क्यों ये लग रहा है कि लोगों के हालात मुश्किल नहीं हैं। लोगों से बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, वो LNG सिलेंडर और पता नहीं क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई अफोर्ड नहीं हो रही, कुछ भी अफोर्ड नहीं हो रहा, पेट्रोल नहीं अफोर्ड हो रहा बाइक में, मोटरसाइकिल में। बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि वज़ीर आज़म का दूसरे अल्फाज में कहना था कि मीडिया राय का पहाड़ बना रहे हैं, और लेकिन वज़ीर आज़म इस महंगाई से किसानों को होने वाला फ़ायदा ना भूलें। मतलब ये चीज़ जो उनको पता नहीं किसी ने, उनके वज़ीर ने, किसी एडवाइज़र ने ये चीज़ बता दी है, तो वो बार बार इसका जिक्र करते हैं। बेशक वो सही हो या ना हो, वो किसान जो इस वक्त भी खाद के लिए मारे फिर रहे हैं, लाइनों में लगे रहे हैं। 2 दिन पहले वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने बताया था कि महंगाई से ताजरों और सनतकारों को फ़ायदा हुआ है। हालांकि मौजूदा दौरे हुकूमत में पहले ही ये तासुर आम है कि हुकूमती पॉलिसियों से मखसूस तबके को फ़ायदा मिला है, लेकिन मिडिल क्लास, तनख्वाहदार और आम आदमी के लिए ज़िंदगी कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और ये हकीकत है। आपको बताएं कि हुकूमत, वज़ीर आज़म समेत उनके साथी जो है वो 3.5 सालों से बस इसी बात को कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो इतनी नहीं हुई। सो इस पे हम बात करते हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई वज़ीर आज़म तो ये कह रहे हैं, इनफैक्ट हमाद अज़हर साहब ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म को सर्टनली ये लग ही रहा होगा कि क्या ताजिर और सनतकार बहुत अमीर हो गए, उन्हें बड़ा फ़ायदा हो रहा है महंगाई से। उनसे पूछेंगे और हक़ाइक़ क्या हैं। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो किसी ने सहाफ़ी हैं। सबसे पहले अतीक मीर साहब से ज़रा पूछ लेते हैं। मीर साहब बता सकते हैं कितने मुनाफे में हैं, कितना फ़ीसद गुज़श्ता बरसों की निस्बत फ़ायदा हो रहा है ताजरों को? क्योंकि वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब ये कह रहे हैं कि जो हालिया महंगाई हुई है इससे ताजर सनतकार बड़े फ़ायदे में। इतना परेशान इस वक्त ताजिर है कोई भी नहीं होगा, इसलिए कि रॉ मटेरियल वो महंगा है, ख़रीदार मार्केट में नहीं है, लागत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत ने खुद तो जो भी इक़दाम किए हैं, जो सबब बन रहे हैं महंगाई के बढ़ने का, माफियाज खुल गया है। यानी बदउनवानी के ख़िलाफ़ हुकूमत ने हाथ क्या बढ़ाया है। मैं देख रहा हूँ कि ये रसौली का, ये एक कैंसर की वो रसौली बन गई है कि जिसको चीरा लगाने के बाद वो पूरे जिस्म में जहर फैल गया है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस माफियाज को भी लगाम दे, अपनी पॉलिसीज पे भी नजरसानी जी। मीर साहब हमारे साथ ही रहे हैं, आपसे और भी बातें करनी है। और एक बात तो आपने इधर ही कह दिया कि बिल्कुल कोई भी इस महंगाई से खुश नहीं है, किसी को भी एक्चुअली फ़ायदा नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों ताजरों का, आप लोगों का नाम लेके कहा जा रहा है कि वो तो बड़े खुश हैं। मईशत पर नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ हैं। शहबाज, सबसे पहले तो अभी आपने अतीक मीर साहब की भी बात सुन ली, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि महंगाई हुई है लेकिन इतनी नहीं जितना मीडिया जो है वो वावेला जो है इसके बारे में मचा रहा है। तो आप समझते हैं कि दिस इज़ ट्रू कि वाकई शायद इतनी महंगाई नहीं हुई और मीडिया वालों के पास शायद और कोई खबर नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो इसी को उठाएं? सुमा, बात यह है कि जिसके घर पे हर चीज़ फ्री की आ रही हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर चीज़ फ्री होती है, तमाम वज़रा की हर चीज़ फ्री होती है, उनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है वो भी मेरे और आपके टैक्स के पैसे से डलता है, उनके लिए तो बिल्कुल महंगाई नहीं है। वो क्लास जो अपनी मेहनत से कमाई करके अपने खर्चे पूरे करती है, उसके लिए बिल्कुल महंगाई हुई है। आप किसी की बात मत पे आप सुने ना करें उनकी बात। इकोनॉमिस्ट की बात कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है जी, इकोनॉमिस्ट में बड़ी उनकी एप्रिसिएशन हो रही है। तो इकोनॉमिस्ट की ही रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दुनिया का 3रा महंगा तरीन मुल्क है।
अर्जेंटीना, टर्की के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह दिसंबर के महीने की थी वो आपकी थी 12.3%, और इसके बाद एक और चौथा मुल्क है जिसकी डबल डिजिट में है। इसके बाद दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं जिसको इकोनॉमिस्ट ने रीडिंग दी है वो सिंगल डिजिट में है। तो हम तो झूठ बोलते हैं क्योंकि हमारा काम तो झूठ बोलना बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, तो फिर सच कौन बोलता है? बात यह है कि इस तरह की चीजें हम PMLN के टाइम पे भी सुनते थे, जब हम बताते थे, लिखते थे कि आपकी इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं है, आप IMF के एक और प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें कभी किसी जापान के अखबार की, कभी किसी अमेरिकन अखबार की, कभी किसी UK के अखबार की मिसाल दी जाती थी। हमारी ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान की उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो हमसे पूछे, हमें पता है, हम डे टू डे रिपोर्ट। और शहबाज, ऐसी भी कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि प्रोबेबली अनदर IMF प्रोग्राम राइट आफ्टर दिस वन एंड्स इज इनएविटेबल। सो अगर सब कुछ इतना अच्छा ही है तो क्या अगले की ज़रूरत फिर नहीं पड़नी चाहिए? लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रॉबेबली अगले की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब्दुल्ला, सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि जब पिछले हफ्ते 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रात 12 बजे तक बैठकर IMF की जो शराइत थी वो पूरी करवाने के लिए वहाँ पे उन्होंने बिलों को बुलडोज किया और कानून वहाँ से पास करवाए, वो वज़ीर आज़म जो कहते थे कि मैं IMF के प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा। आपने अगले प्रोग्राम की बात की है। इस वक्त पाकिस्तान के जो इकोनॉमी के हालात है उसकी मोटी सी बात अगर मैं आपको बता दूं, करंट अकाउंट खसारा जो है पहले 6 माह में पाकिस्तान का, जिसकी वजह से 2018-19 में पाकिस्तान IMF में दोबारा गया था, इस वक्त जो 6 माह का करंट अकाउंट खसारा है आपका वो 9.1 अरब डॉलर हो चुका है। हमारा जो सालाना तखमीना था वो सिर्फ 2.1 अरब डॉलर का था, और जब PMLN की हुकूमत खत्म हुई थी तो 19 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट का खसारा था। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ PMLN के जब हुकूमत खत्म हुई थी हमारे जो हालात थे। और जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इस वक्त हमारे कोई 17 अरब डॉलर के, ये तमाम के तमाम उधार के लिए हुए हैं। इसमें हमारे पास अपना कुछ नहीं है। कल अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसका जो सऊदी अरब का मैंने एक मायदा रिपोर्ट किया था, हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डील हुई है जिसके तहत 3 अरब डॉलर आए, तो सऊदी अरब भी अपना पैसा वापस निकाल सकता है। तो ये इतना फख्र क्यों करते हैं फॉरेन रिजर्व्स पे अगर सब कुछ उधार का है? तो आजकल शायद नहीं कर रहे, वो कुछ लोगों को ये बेवकूफ़ बना सकते हैं, तमाम लोगों को ये लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये जो 24 और 25 अरब डॉलर के रिजर्व्स कह रहे हैं, इसमें सीधे सीधे जो है वो तकरीबन 6-7 अरब डॉलर तो प्राइवेट बैंक्स में आपके पैसे या किसी जो भी वेल्दी क्लास उनके पड़े हुए हैं उसको ये काउंट करते हैं। फिर वो जो प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, 17 अरब डॉलर के रिजर्व जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने हैं, उसमें वो भी काउंट होता है को 5 अरब डॉलर उधर से भी उधार लिया हुआ है, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से, 2 अरब डॉलर UAE से उधार लिया हुआ है, कुछ 6 अरब डॉलर के करीब हमने चीन से उधार लिया हुआ। ये सारे रिजर्व्स के पैसे पड़े हुए हैं। तो हकीकत इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक करता हूँ हमाद अजहर की भी और प्राइम मिनिस्टर की भी, कि महंगाई जब हुई है बिल्कुल सैलरी क्लास तो बहुत बुरी तरह पिस की है, लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिनकी आमदन में इजाफा हुआ है। ये बात ठीक है कि ज़राअत के शोबे में पैसा ज्यादा गया, लेकिन ज़राअत के शोबे में उसकी जो इनपुट कॉस्ट है, उसकी बिजली का बिल है, उसका जो डीजल है आपका हाईएस्ट पाकिस्तान में, वो भी बढ़ा है। ये जो 1100 अरब या 1400 अरब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है। मैं इनको ओपनली चैलेंज करता हूँ, मुझे नंबर दे दें। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि हाँ ज़राअत में जरूर इजाफी पैसा गया। इसी तरह ये जो हमारी ट्रेडिंग क्लास है, ट्रेडिंग क्लास में भी इनकी आमदन में इजाफा जरूर हुआ है, वो अलहदा बात, इनके अखराजात में भी इजाफा हुआ है। आपकी जब इन्वेंट्री पुरानी पड़ी होती है, आप नए रेट शहबाज राना आप हमारे साथ ही रहे हैं, अतीक मीर भी हमारे साथ हैं, लेकिन ये बात शहबाज राना आपने बड़ी अच्छी एक चैलेंज भी की है, दिस विल बी डिसाइडेड इन अ ईयर। ये लोगों में ये महंगाई हुई है कि नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म अभी भी थोड़े से कंफ्यूज्ड अबाउट इट है, तो लोगों ने ही वोट करना है, ये तो पता चल ही जाएगा। अतीक मीर साहब आप हमारे साथ हैं, आपसे भी हम यही आपका ओपिनियन चाहते हैं कि वज़ीर आज़म का कहना है कि महंगाई के मामले पर मायूसी फैलाई जा रही है। हालांकि मायूस कुन ऐसे सिचुएशन है नहीं, लेकिन फैलाई ज़्यादा जा रही है। तो आप खुद ताजिर हैं, क्या वाकई आपको भी यही लगता है? अगर माजी में जाकर देखें तो अशिया की कीमतें महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जाके उसमें कोई फ़र्क आता था। अब रोज़ाना की बुनियाद पर जब कीमतें बढ़ेंगी तो यकीनन आवाम परेशान होगी। तनख्वाहदार आदमी को देख लें, उसकी तो तनख्वाह वही रहेगी, लेकिन हर महीने अगर उसके मजमूई अखराजात में 2-3 हज़ार इजाफा होगा तो वो कहाँ जाएगा। इसलिए मायूसी तो है, और इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त हर दर पे, हर घर पे एक ही मसला है, एक ही परेशानी है, और सारे मुल्क में एक ही आवाज़ है। मैं समझता हूँ कि शायद
वज़ीर हर आज़म घर को के सही यही तस्वीर मसले हैं, मतलब बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, घरों के किराए सब मारते हैं। शहबाज साहब, मतलब अगर जिस परसेंटेज को फ़ायदा हुआ वो एज कम्पेयर टू द सैलरीड क्लास कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, आप बताइए। क्योंकि मेजॉरिटी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो तो पिस रहे हैं। तनख्वाह उनकी साल में एक दफ़ा अगर कोई लकी है तो बढ़ जाती होगी, लेकिन महंगाई तो हर महीने बढ़ रही है। देखिए, इस वक्त आपकी जो एलीट क्लास होती है ना कंट्री को 5 से 10% वो तो बिल्कुल बेनिफिट में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो आपका लोएस्ट आपकी क्लास होती है, जो गरीब तरीन तबका है, वो आपका 20 से 25% है। उनके ऊपर इफेक्ट आया, लेकिन समहाउ जो वज़ीर-ए-आज़म का एहसास प्रोग्राम है उसके जरिए उनको कंपनसेट किया जा रहा है। तो ये 35-40% पीछे आप निकाल दें इनको, तो ये जो 60% आपकी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, जो आपकी मिडिल क्लास आती है, जो किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है, वो इस वक्त बहुत बुरी तरह पिस चुकी है। अब्दुल्ला, आपकी और मेरी तनख्वाहें माशाल्लाह ठीक होंगी, हम अफोर्ड कर सकते होंगे, लेकिन एक फैक्टर जो मैं बारहा कह रहा हूँ कि हम अगर सेविंग कर रहे थे तो हम अब सेव नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पाते। या हम कर पा रहे हैं तो उसकी रेशियोज बहुत कम हो गई है। तो ये किस मुल्क के कानून में लिखा है? ये दुनिया की कौन सी इकोनॉमी हमें पढ़ा रहे हैं कि जो आप कमाओ जाके वो अगले दिन खर्च कर दो? Sorry, we'll have to stop you there. हमारे पास टाइम इतना ही है, but we got the point, we got the message across as well. बहुत बहुत शुक्रिया, अतीक मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप लोगों ने तो भरमार कर दिए मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे अब्दुल्ला बता रहा है मेरा ट्विटर अपडेट नहीं हो रहा। क्या मुझे क्या वो आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। Why is my internet not working? कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं। क्यों कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं? क्योंकि महंगी ज्यादा हो गई है अब। In this day and age अगर आपका फोन ना चल रहा हो ना, आपका वाईफाई बेसिकली नहीं 3G what मेरा क्या नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा बेसिकली। आपको मेरा ख्याल है फ़ोन अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी अब नहीं कर सकते। याद है ना कि अब तो हम वो कर ही नहीं सकते, तो लिहाजा थैंक्स फॉर राइटिंग टू अस। आई डिड नॉट रीड एनीथिंग। सो आप लोग हमें अपनी बातें बता रहे हैं कि भाई किस तरह से अगर कोई 2 रुपए पहले बचा लिया करते थे, जो लोग अच्छा कमा रहे हैं तो वो नहीं बच पाते, और जो लोग नहीं पहले बचा पाते थे उनके लिए माहाना खर्चे पूरे करना मुश्किल हो जाता है लिटरली। क्योंकि आप दूध उठा के देख लें, जो कि हर घर की बेसिक ज़रूरत है, कुछ स्टाफ अगर आपने रखा है, वो ना भी रखा हो भी छोड़ दें, बिजली के बिल देख लें, पेट्रोल की प्राइस देख लें, बच्चों की फीस और घर का जो राशन वगैरह आता है, और फिर भी अगर नहीं पूरा हो पाता। से वजीर आजम या वुज़रा या बहुत से लोग ये कह रहे हो कि नहीं कोई इतनी महंगाई नहीं है, गुस्सा नहीं चढ़ता कि मतलब हाउ डेयर समबडी से दैट टू यू, जब आपको पता है कि हाउ यू आर मेकिंग एंड्स मीट, कितना मुश्किल हो गया है आपको अपना घर चलाना। वो एक घर, हर घर का एक बजट होता है, पता है क्या हुआ? उस बजट से चीजें आ रही हैं और फिर आपको कोई और आके कहे कि नहीं नहीं ये मजाक है, तुम्हारे साथ कोई मसला अगर मैं तकलीफ में हूं ना और आप मुझे कहेंगे कि तुम तो ड्रामे कर रहे हो, तो मुझे आप पे और गुस्सा चढ़ेगा, ठीक है। और अगर मैं तकलीफ में हूं और आप मुझे कहें कि हाँ मुश्किल वक्त है, अल्लाह से दुआ करो, मेहनत करो, कुछ बेहतर हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपको जहर नहीं लगेगा अगला आदमी। तो वो इक्वेशन आपको समझ आ गई। तो इसलिए हम जब बात करते हैं, ऑब्वियसली बात हम सारी आवाम की ही करते हैं, तो आवाम पिट रही हो, रो रही हो कि महंगाई कहाँ तक पहुँच गई। मतलब दूध, अंडा, पेट्रोल, गैस तो खैर है नहीं, जिस चीज़ का नाम लो, हर चीज़ का नाम लेके एक्सप्लेन करके हम ओवर द ईयर बातें कर चुके हैं, लेकिन आ जाके आगे से जवाब क्या होता है? नहीं, ये बिल्कुल राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, इतनी तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर ऑब्वियसली टेम्पर जरा राइज। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर इंडीड मोहम्मद रिजवान, और उनका बड़ा क्यूट सा रिएक्शन भी सामने आ रहा है, उनकी ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था। माशाल्लाह ही सो हम्बल, ही सो ग्राउंडेड, और बड़ा उनका कनेक्शन भी स्ट्रांग है ऊपर वाले की जात से। वो पहुंच चुके हैं ना, ही कुड बी एनीबॉडी, ही कुड बी द काइंड ऑफ पर्सन, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ही सो हम्बल, लगता है कि उनको ये बात छू के नहीं गई। मोर ऑन दैट लेटर, लेकिन हमारी सबसे पहली टॉप स्टोरी फर्स्ट। अहमद जवाद को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की सजा मिल गई। तहरीके इंसाफ के बानी, रुकन और साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद को पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने वजीर आजम के करीबी साथियों को न सिर्फ हदफ बनाया, बल्कि PTI दौरे हुकूमत में अरबपति बनने वालों के नाम सामने लाने का ऐलान भी किया था, यू रिमेंबर। और तहरीके हमारे ही शो पे बिल्कुल जी, तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को अहमद जवाद का ये अंदाज जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हालांकि PTI तो खुद पार्टी में जमहूरी कदरों की दावेदार जो है वो रही है। वज़ीर आज़म इस पार्टी को इदारा बनाना चाहते थे, लेकिन इखलाकी आवाज़, जमहूरी इख्तिलाफी आवाज़, बिल्कुल वो जमहूरी जमात ने बर्दाश्त ना कर सके, और फिर आपको पता ही है क्या हुआ। बट वी हैव मोर डिटेल्स, क्योंकि बाकी पार्टियों को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, बादशाहत सब कुछ करते हैं। वैसे फिर PTI और बाकी जमातों में क्या फ़र्क है?
मतलब यहाँ भी वन मैन शो है और बाकी जगह भी यही सूरत हाल है, कोई फ़र्क तो ना हुआ ना फिर। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं जवाद साहब से पूछ लेते हैं कि हाउ डज़ इट फील, क्योंकि दुख तो बड़ा आई एम श्योर हुआ होगा इन्हें भी, फॉर्मली लीडर कहा जाएगा अब इन्हें। अब बताइएगा अहमद साहब, आपने इमरान खान साहब के साथ मिलकर बड़ा काम किया, पार्टी को इसकी बुनियादों पर खड़ा किया, मंशूर बनाने में आपका अहम किरदार रहा। मतलब किसी से इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो और फिर कोई कह दे कि घर से बाहर चले जाओ तो हम एहसास कर सकते हैं उस दुख का। लेकिन किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? कैसे आप लोग इतने दूर और बाकी लोग जिनका आप पहले भी तस्करा कर रहे थे वो इतने करीब हो गए खान साहब के? देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। पार्टी से निकालने का एक आईनी तरीका होता है, लेकिन चूंकि इस पार्टी के अंदर एक फाशिज्म है तो वो समझता है कि उसका हर फैसला जो है वो पार्टी के आइन को भी रोंदा जा सकता है और वो जो चाहे वो फैसला कर सके डिक्टेटर के तौर पे, तो वो कर लेता है। लेकिन मैं इस जो निकाले जाने वाला है इसको इंशाल्लाह, अभी चूंकि मैं इस्तांबुल में हूँ, मेरी वापसी हो जाती है तो इसको मैं इलेक्शन कमीशन में भी और हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज करूँगा कानूनी और आइनी बुनियाद के ऊपर, ताकि इनको इनकी नालायकी का असल चेहरा इनको दिखाया जा सके। अच्छा, बहुत सी बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये बता दें कि जाहिर है वज़ीर आज़म के इल्म में होगा कि आपको पीटीआई से निकाल दिया गया है और आप पहले नहीं हैं। अकबर एस बाबर, जस्टिस वजीउद्दीन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और नूर आलम पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो पीटीआई में किसको इख्तलाफी आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती आपके हिसाब से? देखें, अगर आप पीटीआई की हिस्ट्री देखें तो पीटीआई से निकाले जाने वाले या निकलने वाले लोग वो बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, बड़े अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब प्रोफेशनल लोग हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि पीटीआई के अंदर अगर कोई करप्ट आदमी है या अगर कोई नालायक आदमी, तो उसके लिए माहौल जो है बड़ा साजगार है, बड़े तरक्की की मंजिलें दिन दुगनी और रात चुगनी तय हो जाती हैं। लेकिन किसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट आदमी के लिए पीटीआई के माहौल के अंदर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। और 18 साल तक मैंने जो सरवाइव किया वो इस वजह से था कि उस वक्त काम आसान था कि अपोजिशन को चोर और लुटेरा कहना है, उन पे हमने इल्ज़ामात लगाने हैं, तो बड़ा आसान काम है दुनिया का। आप कर्ज ले रहे हैं, आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी है, और फिर दूसरा ये है कि आपने तो एक इस कौम को ये सबक दिया था कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो जितना हाथ आपने फैलाया है, जितने मांगते फिर रहे हैं आप पूरी दुनिया से, वो तो इससे पहले कोई नज़ीर ही नहीं मिलती। आपको अपने मुल्क की इकॉनमी को बचाने के लिए कभी सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, कभी चाइना के आगे, कभी IMF के आगे। और हमारा लीडर जो है वो हर रोज आ जाता है, उसको एक ही काम आता है, उसके पास असल में वो क्या करे, उसको या तो क्रिकेट आती थी और अब उसको तकरीरें करनी आती हैं। तो वो इंस्पिरेशनल मोटिवेटर बन जाए ना, वो इस कौम का वजीर आज़म ना बने, क्योंकि इस कौम के वजीर आज़म का काम से ताल्लुक है, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक होना ज़रूरी है, उसका एक स्ट्रेटेजिस्ट होना ज़रूरी है, वो अमल करना जानता हो। तो ये काम जो है प्राइम मिनिस्टर का, ये मेरा नहीं ख्याल उनको सूट करता है। और एक पार्टी के बड़े सीनियर तरीन लीडर ने इनको 2018 में इलेक्शन बनने से पहले कह भी दिया था और बड़ी सिंसियर एडवाइस की थी, मान लेते तो आज शायद इनकी इज्जत में इजाफा ही होता। इनसे कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर मत बने, मकसद ये था कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, बल्कि आप सदर बन जाए। प्रॉब्लम अहमद साहब, हाथ ना फैलाने का वादा किया था ना, झोली ना फैलाने का वादा थोड़ी किया था। अच्छा खैर, हम आगे बढ़ेंगे और अब आप यहाँ माने या न माने, आपका सफ़र अपेरेंटली पीटीआई में ख़त्म हो गया है, पीटीआई ने तो अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है। तो आपने अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचा? देखिए, पीटीआई जो है वो एक नज़रिए का नाम है, ये कोई इमरान खान की जागीर नहीं है। उस नज़रिए के लिए पीटीआई के वर्कर्स ने खून और पसीना इसकी बुनियादों में डाला हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान नज़रिया भूल गया है तो उसके वर्कर्स भी नज़रिया भूल जाए, नहीं। उसके वर्कर्स को याद है, और आज मेरा पाकिस्तान के तमाम सूबों में, तमाम शहरों से, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे मेरा राब्ता है, जिन्होंने खुद मेरे से राब्ता किया है और वो ये पूछ रहे हैं कि आप बताएं हमने क्या करना है, क्योंकि वो सब के सब उन्होंने जो आवाज़ मैंने बुलंद की है वो उससे मुत्तफिक है।
और ये तादाद लाखों नहीं बल्कि अब करोड़ों में चली गई है। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स है। ये इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत के नाकाम होने का सबसे बड़ा सबूत है कि आज सिर्फ एक उनकी पार्टी के बंदे ने आवाज़ बुलंद की है तो लाखों के हिसाब से लोग जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं और उससे मुत्तफिक हो रहे हैं। उन्हें इत्तफाक लग रहा है आप तो कोई तंजीम साजी कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर। बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब। बाय द वे वो ट्वीट किसकी थी कि पीटीआई ही इमरान खान और इमरान खान ही पीटीआई हैं, तो दिस इज आई गेस दिस इज इट। वैसे है भी ना, ऐसा ही तो है। चाहे आप कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात उठा के देख लें, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देख लें, वो नवाज शरीफ के साथ मंसूब है, शरीफ खानदान जिसको बड़ी तनकीद का निशाना है इसीलिए बनाते हैं इमरान खान साहब खुद भी। आप चाहे पीपल्स पार्टी देख लें, वो भुट्टो ख़ानदान और उनके साथ मंसूब है जिसको फिर अगेन वंस अगेन खान साहब बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ख़ानदानी सियासत है, मौरूसी सियासत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ इमरान खान है, इमरान खान इज़ पीटीआई। इस पर भी कोई व्हाट इज़ पीटीआई विदाउट इमरान खान? मतलब कैन यू इवन इमेजिन कि खान साहब अगर ना हो तो हु वुड बी द लीडर? Who would you follow? And would they be a party even? ये सोचने वाली बात है। एनीवे जी, सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब, अहमद जवाद साहब से बात हो रही थी, बेचारे दुखी भी लग रहे थे, थोड़ा सा गुस्सा भी था। खान साहब के पुराने साथी थे, पार्टी मंशूर बनाने में शामिल थे। आप लोगों ने उन्हें पार्टी से ऐसे निकाल बाहर किया कि कुछ समझ नहीं आई इस बात की। तो क्या पीटीआई में इख्तलाफ राय की अब कोई गुंजाइश नहीं रही? देखें, आपने खुद कहा कि वो अहमद जवाद साहब मंशूर बनाने वाले थे, और जब मंशूर बनता है पार्टी की एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सबको बुलाया जाता है, सब उस मंशूर पे हम सारे अपनी वोट देते हैं और फिर अक्सर ये यूनानिमस यानी मुत्तफ़िक़ा अलैह से करारदाद से इसको मुत्तफ़िक़ा अलैह तौर पे यूनानिमसली इसको अप्रूव करते हैं। और वही जो मंशूर है और वही जो आइन है उसके मुताबिक ये उसकी एक शिक है कि कोई आदमी भी पार्टी इख्तलाफात को पार्टी के अंदर रखेगा, वो पब्लिक में या मीडिया में नहीं जाएगा। और अगर उसको किसी पार्टी फोरम पे कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर एक बाकायदा एक हमारा एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन पे बनी हुई, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, स्कैड जिसको हम कहते हैं, वहाँ जाके अपनी शिकायत लगाएगा। वो शिकायत किसी के खिलाफ भी होगी वो सुनी जाएगी। तो इसी जो आइन है, इसी कानून है, इसी मंशूर है, इसके तहत जो है वो मिसकंडक्ट के मर्तकब हुए। उनको जब पार्टी ओहदे से हटाया गया तो वो उनका ख्याल था कि वो शायद को बहुत बड़े लीडर थे, तो उन्होंने तनकीद शुरू कर दी और उसमें फिर दोबारा से किसी और ने उनकी शिकायत लगाई और उसी इदारे स्कैड ने उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी। ये हमारी पार्टी का एक स्टैंडर्डाइज तरीका है और मेरा ख्याल है अहमद जवाद साहब को इसका भरपूर तरीके से इल्म है, बिकॉज उनके होते हुए भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वो उनका मेन कसूर पार्टी आइन की वायलेशन था और वो पार्टी आइन जो वायलेट करेगा उसके खिलाफ एक इदारा है, उसने अपनी कार्रवाई। जी अब्बासी साहब, आपकी बातों से भी पता चल गया, क्योंकि जब आपने ये लाइन यूज़ की है ना कि वो समझ रहे थे कि वो बहुत बड़े लीडर थे, विच मीन्स कि अगर विद इन द पार्टी कोई बड़े लीडर होते तो उनकी बात सुनी जाती। अगर वो इतने बड़े नहीं और सिर्फ अपने आप को समझ रहे हैं तो उनको इस कैट के थ्रू आ जाना चाहिए था। पार्टी किसी को ये जुर्रत नहीं करनी चाहिए अपने आप को समझने की कि वो बड़ा लीडर है। ये भी इस बात से बात क्लियर हुई है। खैर अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान तो सर दावा ही करते थे कि पीटीआई जमहूरी जमात है, इसमें हर किसी को आवाज़ उठाने का पूरा हक मौजूद है, मौरूसी नहीं है, ख़ानदानी नहीं है। तो ये जवाद साहब हों या नूर आलम खान साहब हों या इसके अलावा जो लोग हों, सर ये सारी चीज़ें आप वज़ीर आज़म साहब के अपने दावों की नफ़ी नहीं है? मैं दोबारा से कहूँ, अब पिछले दिनों आपने रिपोर्ट किया था कि पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे उसमें बहुत सारे इख्तलाफ राय एक बात पे आ गया था, गैस की इशू पे, और उसमें आपने खबर भी दी थी कि जी परवेज़ खटक साहब और हमाद साहब की लड़ाई हुई है। तो वो एक फोरम है जहाँ पे इख्तलाफ राय भी होता है, और हम तो इतना इख्तलाफ राय रखते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं, हम वोट बनाते हैं, कैंपेन करते हैं, और बड़ा सख्ती से हमने ये काम किया हुआ। और पार्टी में 2 बाकायदा हमारे ग्रुप बने हुए हैं जो उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेस पे बने थे। तो ये कहना कि इख्तलाफ राय की गुंजाइश नहीं है। अहमद जवाद साहब ने पार्टी का आइन तोड़ा। जहाँ तक बात है नूर आलम साहब की, उन पे भी ये गिला था कि वो पार्टी मीटिंग में ये बातें नहीं करते,
वो जब असेंबली में जाते हैं तो वो पार्टी के लोगों पे तनकीद करते हैं, और इस पे अभी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, उनको शो कॉज नोटिस मिला है, वो उसका जवाब देंगे क्यों उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई ना की जाए कि अगर वो पार्लियामेंट में या मीडिया में हुकूमती जो पॉलिसी है उसके खिलाफ अगर तकरीर करें, हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ आप वोट दें, आप नाअहल हो जाते हैं असेंबली में बाज़ मौक़ों पे। इसी तरह अगर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप मीडिया में जाते हैं तो फिर पार्टी का फोरम आपसे पूछता है कि क्यों ना एक चीज़ जो पार्टी ने इत्तफ़ाक़ राय से तय की हुई है उसको आप पे अमल दरामद उसका किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अब हमारे भाई नूर आलम साहब ने उसका जवाब देना है और पार्टी ने उस पर फैसला करना है। चलिए ठीक है बाजी साहब, अब मज़ीद हम ये अहमद जवाद के मामले पे आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन एक और चीज़ है, आप हमारे साथ हैं, ज़रा बता दें कि कल वज़ीर आज़म अवाम से बातचीत कर रहे थे और उसके दौरान बड़े खफा नज़र आए। तो ये हम आपसे ज़रूर पूछना चाहते हैं कि वो इतने खफा क्यों थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि बाहर निकाला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो हम ज़रा परेशान हो गए कि ये वज़ीर आज़म ने किसी का नाम तो लिया नहीं है, तो ये पैगाम किसके लिए दिया जा रहा है, तो ये आप ज़रा इंसाइट बताएं। हाँ जी, कोई खिचड़ी नहीं पक रही, ये प्रोग्राम उनके लिए है, ये पैगाम उनके लिए है जो सड़कों पे आके वज़ीर आज़म को और इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। उनके लिए पैगाम है और बड़ा ये सीधा सीधा पैगाम है कि इमरान खान जो है ना वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर आप समझ सकते हैं वो हुकूमत में होते हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो बहुत वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, स्पेशली उनका जो बयानिया है करप्शन और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, वो बड़ा मतलब पाकिस्तान में शायद इसकी तारीख है। तो वो इसलिए कह रहे थे कि अगर तुम लोग ये समझते हो, आप लोग ये समझते हो कि आप मुझे हुकूमत से गिरा के तो आपने जो माल चोरी किया है उस पर आप हजम कर सकते हो, तो मैं हुकूमत में तो बहुत सारा दफ्तर में बंद होके बैठा हुआ हूँ, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अपोजिशन में मैं आपको एक दिन टिकने नहीं दूंगा। और दुनिया को पता है 126 दिन का धरना और पूरे पाकिस्तान में कैंपेन, तो वो है करप्ट लोगों के खिलाफ। और वो मेरा ख्याल है उनका जो गैर मुतज़लज़ल एक ईमान भी है और गैर मुतज़लज़ल उनकी जद्दोजहद भी है करप्शन और करप्ट लोगों के खिलाफ। वो अलग बात है कि हम बहुत ज़्यादा भी अभी तक हमने कोई रिजल्ट नहीं दिए, बहुत सारे लोगों के खिलाफ सज़ाएँ नहीं हुई। हमारा जो लीगल जुडिशल सिस्टम है उसमें जितनी उसके प्रोसेस हैं उनकी वजह से है, लेकिन एक रिजॉल्व है, एक कमिटमेंट है और एक तहैया है कि हम करप्शन के खिलाफ और करप्ट लोगों के खिलाफ आखिर तक जाएंगे। तो इसलिए वो समझ लें कि एक उन्होंने बात की, अपना सियासी पैगाम दिया। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस सदाकत अली अब्बासी साहब। आप इससे जो भी समझना चाहें, बनाना चाहें, यू कैन मेक अप योर ओन माइंड। और अच्छा, बातें वही हैं, पता है, बिल्कुल बातें वही हैं। मतलब 2016 की, हाँ 2016 उठा के देख लें, 17 उठा के देख लें, तब भी ये लोग यही बातें कर रहे थे, आज भी ऐसी ही बातें हो रही हैं। तब बस यही राइवलरियाँ हैं ना, जो सियासी राइवलरियाँ हैं जो चल रही हैं। अब जो है वज़ीर आज़म, वैसे इमरान खान कल उन्होंने कहा है कि जो नवाज़ शरीफ कल के जाते आ जाएं, लेकिन बात यह भी है कि नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के बारे में वज़रा मुख्तलिफ बयान देते रहे हैं। कोई कहता रहा है कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, कोई कहता रहा है नवाज़ शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट्स जाली बनाई गई हैं, कोई कहता रहा है कि हुकूमत को मजबूर किया गया, कोई इस सारे मामले की तहकीकात का मुतालबा करता है। लेकिन एक नया मामला, एक नया रुख भी इस मामले का सामने आया। वफाकी वज़ीर आज़म के करीबी साथी असद उमर साहब ने साफ बता दिया कि उनको बाहर भेजना 100% इमरान खान साहब वज़ीर आज़म का अपना फैसला था। वो फैसला इमरान खान का था नवाज शरीफ को बाहर भेजने का, या फैसला किसी और ने किया और उन्होंने जिम्मेदारी जुडिशरी के ऊपर डाल दी? क्या हुआ था इस मामले में? 100% इमरान खान का फैसला था। इमरान खान ये नहीं कह रहे फैसला मैंने नहीं किया, मैं तो कमरे में बैठा था ना जिसको तो फैसला हुआ, और हम उस वक्त पहले तो सारे काबीना के अंदर फाइनली डिस्कस हुआ, लेकिन हम लोग कुछ 6-8 लोग बैठे हुए थे कमरे के अंदर जो डिस्कशन हुई, तो वो तो मुझे पता है ना कि वो फैसला इमरान खान का था, और वो फैसला जो है वही कमरे के अंदर जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी उन्हीं के मशवरे सुनने को, डिवाइडेड ओपिनियन था, ये भी मैं बता दूं इसके ऊपर, वहां पे इमरान खान ने फैसला किया। चले, ये तो आपने सुन लिया, और ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए तमाम ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल कर रही है। असद उमर का ये बयान हैरान कुन भी है, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही नवाज शरीफ को बाहर भेजा था तो फिर वुज़रा जो कुछ कहते रहे हैं वो महज सियासी बयानबाजी थी, क्योंकि अब तो डिसीजन आ ही गई ना कि भेजा एक्चुअली किसने था। तो अब लगता है नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक वुज़रा को तमाम सवालात जो हैं वो वज़ीर आज़म ही से पूछने पड़ेंगे, ताकि सारे एक पेज पे तो ना एक डिसीजन होनी चाहिए कि जी
क्या कहना है जब ये पूछा जाए कि भेजा किसने था? मतलब अगर कहते हैं कि जी मुबैना तौर पर रिपोर्ट्स गलत हैं, जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैटेगोरिकली मुख्तलिफ टीवी शोज में कह चुकी हैं कि रिपोर्ट्स गलत नहीं थी, एंड शी स्टैंड्स बाय व्हाटएवर वाज हैपनिंग एट दैट एब्सोल्युटली, बिकॉज़ वरना तो लगता है ना कि इल्जाम एक दूसरे पे लगाया जा रहा है। शी सेड कि आई एम अ डॉक्टर एंड द पीपल हु आर कमेंटिंग आर नॉट डॉक्टर्स, तो उनको कमेंट करना कोई ज़ेब नहीं देता। सो मेरा ख्याल है कि मामला दिस इज वेरी मच सेटल, लेकिन फिर भी सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफी साहब, मुख्तलिफ वज़रा वज़ीर आज़म के मोतमद ख़ास अब असद उमर साहब का, मुख्तलिफ वज़रा तो और बातें करते रहे हैं, लेकिन असद उमर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने की इजाज़त का मामला खुद वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया था। आपके ख्याल में क्या इससे ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए कि वो क्यों गए, कैसे गए, जाली रिपोर्टों पे गए, असली रिपोर्टों पे गए, या फिर नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया? नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इन लोगों से चूँकि गवर्नेंस हो नहीं सकती, तो ये इसी तरह की चीज़ों पे वक्त गुजारते हैं। नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ गया, नवाज शरीफ भाग गया, नवाज शरीफ को जाने दिया गया। और ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ कोई किसी जरदारी की हुकूमत में या किसी शहबाज शरीफ की हुकूमत में मुल्क से नहीं गए। पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी और लेबार्ट्रियाँ भी इनके पास थी, वफाक में भी इनकी हुकूमत थी, ECL वगैरह के मामलात भी इनके पास थे, तहकीकाती एजेंसियाँ भी इनके पास थी, और ये जो ताकतवर हलक़े हैं उनके बारे में भी उस वक़्त यही विरद था कि वो हमारे सब साथ एक पेज पे हैं, एक पेज पे हैं। तो जैसे भी सूरत हाल बनी थी वो ख़ुद बनवाई गई थी या बनी थी, वो ये लोग जानते हैं, लेकिन वो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान, बुज़दार और उनके सरपरस्तों के सिवा और कोई नहीं है। अच्छा साफ़ी साहब, इतनी और चीज़ें हैं इसमें। ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी के कायदीन और तर्जुमान नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त के ख़िलाफ़ बयानात देते रहे हैं, और यास्मीन राशिद साहिबा को भी वज़ाहतें देनी पड़ी हैं। इतनी अरसे से ये सिलसिला जो है चल रहा है, तो क्या उन्हें नहीं पता था कि ये फ़ैसला उनके अपने पार्टी चेयरमैन यानी वज़ीर आज़म ने किया? ये फिर ख़ुद लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि न हमारी पार्टी ख़ुद हमने बनाई है, न हुकूमत में हम खुद आए हैं, और न फिर मुल्क को हम चला रहे हैं। तो इस तरह के उल्टे सीधे बयानात दे के इस मुल्क के वज़ीर आज़म या उनके जो वज़ीर और तर्जुमान हैं वो ख़ुद ये पैगाम दे रहे हैं कि हम जेनवन नहीं बल्कि जाली हुक्मरान हैं। अगर असली हुक्मरान हैं तो फिर इन सब के होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया? और अभी भी मैं तो कहता हूँ कि ये अगर इनको पता है कि ना इनको वापस ला सकते हैं, ना लाना चाहते हैं, इस पे सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हैं और टाइम बाय करना चाहते हैं, अगर इस मामले को ये लोग मंतिकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हिम्मत करें, जुडिशल कमीशन बना दें और जुडिशल कमीशन ये तहकीकात करे कि बीमारी जेनवन थी या जेनवन नहीं थी, रिपोर्टें अल्टर की गई थी या नहीं की गई थी, तो पता चल जाएगा। लेकिन जुडिशल कमीशन भी मैं लिख के देता हूँ कि ये 1000 साल में भी नहीं बना सकेंगे। बस ये वक्त गुजारने का और अपोजिशन को तू में करने का एक ज़रिया और बहाना है, इसके सिवा कुछ नहीं। टाइम तो गुजर ही रहा है, अब भी बताइएगा। लेकिन असद उमर साहब वाले मामले पर, बयान पर इनफैक्ट शहबाज गिल साहब ने एक और ही ट्विस्ट किया है। कहते हैं जी काबीना के, डू यू हैव एनीथिंग टू कमेंट ऑन हिज ट्वीट? इन दोनों का तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और शहबाज गिल जो है वो एक दूसरी तरह के असद उमर है, और असद उमर जो है वो एक दूसरी तरह के शहबाज गिल है। और मेरे ख़्याल में इन दोनों के बयानात पे तबसरे करना वो अपना और कौम का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। अच्छा, इस बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। इस कंपैरिजन से मैं सोच रहा हूँ कि कौन ज़्यादा वैसे असद उमर साहब को ऑफेंड होना चाहिए, है ना, कि आगे होता कौन है कहने वाला, बट एनीवे नहीं मतलब नहीं ऑफेंड होना चाहिए कंपैरिजन से कि अगर शहबाज गिल दूसरी तरह के असद उमर, मतलब ये कंपैरिजन। अच्छा मजीद मेरा ख्याल है कि हम इस पे शहबाज गिल साहब का किसी से भी कंपैरिजन किया जाए तो कैसा महसूस करेंगी आप?
वैसे तो किसी का भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी एक स्टैंडिंग होती है, तो लिहाजा आपका सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। कोरोना के बायस गुज़िश्ता 3 साल से जारी तालीमी नुकसानात के अजाले के लिए इस साल अक़वाम मुत्तहिदा का जो थीम है वो बड़ा एप्ट है, रास्ता बदले, निसाब बदले, तालीम को बदल डालें। और एक्चुअली पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि जिस तरह यंग लोगों को अडेप्ट करना पड़ा है कि ऑनलाइन पढ़ाइयाँ, ऑनलाइन एग्जाम, हर चीज़ मुख्तलिफ और डिफरेंट हो गई है, तो बिल्कुल थीम जो है वो बनता भी है। अच्छा जी, तालीम की बात हो रही है तो आबिदी साहब करियर काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं। आबिदी साहब, अब हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं, अब तो कुछ दिन हो गए हैं, कोरोना लेकिन उसी तरह मौजूद है, दोबारा एक वेव पूरी दुनिया में फैली हुई है। बैरून मुल्क मनसूबाबंदी जो कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं फॉरेन स्टडीज़ के लिए, हाई स्टडीज़ के लिए, किन ममालिक के ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं इस साल, अगर आप डिस्कस कर सकें तो? सब कंट्रीज़ जो स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करती हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है 2 सालों में, लेकिन यूनाइटेड किंगडम रिमेन्ड वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ जिन्होंने फैसिलिटेट किया स्टूडेंट्स को, और एक बड़ी तादाद इवन पैंडेमिक में गई। हैविंग सेड दैट, इवन अमेरिका में भी बच्चे गए हैं और दूसरे यूरोपियन ममालिक में, कनाडा में, और अब ऑस्ट्रेलिया में जहाँ काफ़ी सख्ती थी वो भी अब खुलता जा रहा है और उन्होंने भी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं। इम्तिहानात जो हैं जून में हो जाएंगे, अगस्त के करीब इम्तिहान के रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। यही टाइम है कि आप लोग अपने दाखिले को जो है अपने पेपर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दें। आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने रेफरेंसेस लेने हैं और अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस को डेवलप करना है, एप्लीकेशंस को सही तरह से प्लेस करना है और अप्लाई करें। और ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं इस वक्त अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए खुली हैं। स्कॉलरशिप की डेडलाइंस को ना जाने दें और जितनी जल्दी अप्लाई करें उतना आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया साहब। बाय द वे स्टूडेंट्स आर सो सेवी, उन लोगों को एग्जैक्टली पता है आज क्या करना है क्या नहीं। अच्छा जी, जाने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ प्लीज़। कल वज़ीर आज़म के खिताब से ही रिलेटेड एक बात है। वज़ीर आज़म ने बहुत से मामलात पर, बहुत से मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया है। कुछ इज़हार ख्याल उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी। आपको पता ही, अब किसी से ढकी छुपी बात रही नहीं है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन का, ऐसा लगता है गवर्नमेंट और अपोजिशन का कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन सकता। और कल वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर ये वाज़े कर दिया कि वो इनको चोर डाकू जो भी है सब कुछ समझते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि तमाम ही सियासतदानों को जो वोट लेकर आए होते हैं पार्लियामान में, ये पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत है, दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द हाउस है, तो एक पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत कैसे चल सकता है अगर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जो कि इलेक्ट होकर आया है उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, और आपने बात सारी रिस्पेक्ट की है एट द एंड ऑफ द डे, और आप तो बिल्कुल ये नाज़िम तो नहीं हुए, वो भी इलेक्ट होके आए हैं, लेकिन रिस्पेक्ट तो वैसे ही इंसानों को एक दूसरे को करना चाहिए। खैर एनीवे, ये और या तो वो कन्विक्ट होकर डिस्क्वालीफाई होते और पार्लियामान में मौजूद ना होते और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी ना होते ना, तो फिर तो ये सारी बातें की जाएं। फिर इसके अलावा तो फिर जो मर्जी कह ले, मगर वर्किंग रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का नहीं बन सकता। पर्टिकुलरली नहीं, वाकई नहीं है। आगे चले, जल्दी से जाने से पहले आपको बताना है कि मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आज से आगाज हो गया और ये मरहला चलेगा टिल द एंड ऑफ द मंथ, विच इज 30 जैन तक ये चलेगा। तो लिहाजा अगर आपके घटी में आ रही हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लगवाएं और डोंट बी रूड। अभी हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं। बहुत बुरी बुरी खबरें आना स्टार्ट हो जाती हैं कि किस तरह पोलियो वर्कर्स को ट्रीट किया जाता है। डू नॉट डू दैट प्लीज़। अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। सो पोलियो के भी कतरे पिलवाने हैं और वैक्सीनेशन भी करानी है कोविड के खिलाफ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट। मतलब बीमारी तो वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो रही है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसकी शिद्दत को अपने ऊपर कम करने का। That is very true. So हम and with that we'll see you tomorrow. अभी तो हफ्ते का आगाज है, तो टेक केयर, वेयर अ मास्क, Have a great day. Bye.